Good evening. So, in today's class, we will study the page number 246. So, in last video, we have discussed hydro power plant, but वो आधा हुआ था. हाफ टॉपिक हम आज कंप्लीट करेंगे. That is in page number 246. So, as you can see over figure 14.3, उसको हम सबसे पहले एक्सप्लेन कर देते हैं आपको. अब आप लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पे देखिए रिजर्वायर लिखा है. रिजर्वायर मतलब क्या कि देखिए, आप स्क्रीन पे देखिए, यहाँ से रिवर का फ्लो होता है. ये यहाँ पे डैम कंस्ट्रक्ट किया है. सो डैम क्या करता है, रिवर के फ्लो को स्टॉप कर देगा. सो दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू वन सिंपल थिंग कि सपोज ये रोड है. ये रोड पर मैं बीच में एक बड़ा सा स्टोन जैसा कुछ बम्प बना देता हूँ. लाइक रोड बम्प होते हैं ना, ऐसा कुछ बना देता हूँ, बड़ा वाला बम्प. तो क्या होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ से वाटर फ्लो हो रहा है, तो वाटर फ्लो है बम्प को क्रॉस नहीं कर पाएगा. ये बहुत बड़ा बम्प है. सो इन दैट केस क्या होगा, इस पार्ट में वाटर ज़्यादा हो जाएगा और इस पार्ट में वाटर कम हो जाएगा. ओके, समझ रहे हो? सो ये जो पार्ट है वो रिजर्वायर बन जाएगा. सिंपल वे में रिजर्वायर मतलब अ पर्टिकुलर स्टोरेज ऑफ वाटर. देन यू कैन सी स्लुइस गेट. स्लुइस गेट वाटर का कंट्रोल करता है. वो गेट ओपन होगा तो वाटर, ये जो आप देख सकते हो नैरो गेज, यहाँ से वाटर पास होगा. इसको टेक्निकल लैंग्वेज में पेनस्टॉक कहते हैं. PENSTOCK. 10th स्टैंडर्ड के लेवल पे नहीं आता है इतना डिटेल में, लेकिन उसका एक टेक्निकल वर्ड है. ये जो नैरो पाथ है ना, उसका वर्ड है एक, उसको पेनस्टॉक कहते हैं. फिर वो वाटर जो है यहाँ पे उसका पोटेंशियल एनर्जी होगा हाइट पे. बाद में वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा और टरबाइन को रोटेट करेगा. ये टरबाइन जनरेटर के शाफ्ट के साथ में कनेक्टेड है. शाफ्ट मीन्स इज अ काइंड ऑफ मेटल रॉड. अगर टरबाइन रोटेट होगा तो शाफ्ट भी रोटेट होगा. अगर शाफ्ट रोटेट होगा तो जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा. ओके, सो ये जो रिवर है वो टरबाइन के अदर साइड से निकल जाएगा और यहाँ पे लिखा है टू रिवर. ओके, तो रिवर के फ्लो में वो वाटर मिक्स हो जाएगा. जनरली अपने गुजरात में जो सरदार सरोवर डैम है उसमें क्या है कि यहाँ पे आपको एक जनरेटर दिखाई दे रहा है ना, वहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली 5 to 6 यूनिट्स है. ऐसे जनरेटर के 5 to 6 यूनिट्स है और हर एक यूनिट में से वाटर का फ्लो निकलता है अदर साइड. डैम में से तो एक साथ में 5 पेनस्टॉक बनाए गए, 5 नैरो गेज पाथ है. हर एक टरबाइन पे वाटर आएगा, ठीक है. और अदर साइड में से ये जो वाटर फ्लो है वो मिक्स होकर उसका एक, आई एम नॉट गेटिंग अ परफेक्ट वर्ड, लेकिन वो जो वाटर फ्लो है, ठीक है, वो वाटर फ्लो पूरे गुजरात में डिस्ट्रीब्यूट होता है. ओके, आई एम नॉट गेटिंग द एग्जैक्ट वर्ड इन गुजराती और हिंदी, बट आई नो इट्स गुजराती वर्ड. मुझे इंग्लिश और हिंदी में उसका वर्ड अभी याद नहीं आ रहा है. उसको नहर कहते हैं, नहर, नर्मदा नहर. इट्स कॉल्ड एज नर्मदा नहर. ओके, कैनाल, या नाउ आई एम गेटिंग द प्रॉपर वर्ड, कैनाल. दैट इज नोन एज द नर्मदा कैनाल. जो नर्मदा कैनाल है ना, उसको कई बार आगे जाके वो नर्मदा कैनाल का नाम हो जाता है इंदिरा गांधी कैनाल. ठीक है, चलो अब मैं रीड कर रहा हूँ और एक्सप्लेन कर रहा हूँ. In order to produce hydel electricity, what is hydel electricity? Using water. Okay, by using of water, we are getting, by using the energy of water, okay, we can produce the electricity that is known as hydel electricity. High-rise dams are constructed on the river to obstruct the flow of water. Obstruct मतलब रोकना. Okay, suppose वाटर का फ्लो है उसको हम अवॉइड मतलब ऑब्स्ट्रक्ट कर दे रहे हैं. ओके, ऑब्स्ट्रक्ट मतलब उसको रोकना, आगे नहीं जाने देना.
and thereby collect the water in larger reservoirs. The water level rises. In this purpose, the kinetic energy flowing water gets transformed, means converted into potential energy. ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है. The water from the high level in the dam is carried through pipes to turbine. ये जो नैरो गेज मैंने आपको बताया ना, वो पाइप वहां से टरबाइन की ओर जाएगा. फिर आगे क्या लिखा है? At the bottom of the dam, as you can see in the figure 14.3, since the water in the reservoir would be refilled each time, okay, when rain started. Okay, so hydropower is a renewable energy, so we would not have to worry about hydroelectricity sources getting used up the way fossil fuels would get finished one day. ये लाइन क्या एक्सप्लेन कर रही है? नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग इट इन हिंदी. अभी जैसे कि हम बात करें थर्मल पावर प्लांट का, वो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि थर्मल में हमको एज अ फ्यूल हमको कॉल चाहिए, ठीक है. नाउ कॉल इज अ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस. सो आफ्टर सम टाइम्स कॉल जो होगा वो खत्म हो जाएगा. दैट इज नोन एज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस ऑफ एनर्जी. बट व्हेन वी टॉक अबाउट वाटर, सो वाटर वो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है. आप बोलोगे सर वाटर खत्म हो रहा है. ठीक है, वाटर खत्म हो रहा है, लेकिन कॉल के जितना जल्दी वाटर खत्म नहीं होगा. अगर हम सिंपल सी बात करें, जैसे कि कॉल को परचेस करना होगा तो हमको उसका पेमेंट करना होगा. कि जैसे कि हम कोई कॉल माइंस में से कॉल परचेस कर रहे हैं बिहार के पास से, तो बिहार को हमको क्या करना होता है? पेमेंट देना पड़ेगा जो माइंस में से हमने कॉल लिया है. एक सिंपल वे में अगर हम आपको बताएं तो कॉल का पेमेंट देना होता है, उसका चार्ज लगता है. लेकिन वाटर, समझ रहे हो, नर्मदा का जो वाटर है, आई एम टेकिंग वन स्पेसिफिक एग्जांपल ऑफ नर्मदा रिवर, कि नर्मदा का वाटर का कोई चार्ज नहीं लगेगा. दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट. सो दिस इज द बिग एडवांटेज ऑफ दिस पावर प्लांट, कि इसमें एज अ फ्यूल क्या यूज होता है? वाटर. फ्यूल मतलब क्या? कि जिसके थ्रू हम टरबाइन को रोटेट कर सकते हैं. थर्मल में कॉल के थ्रू टरबाइन रोटेट होता है, वो मैंने एक्सप्लेन किया था कैसे. और यहाँ पे वाटर के थ्रू टरबाइन रोटेट हो रहा है. So we can say कि यहाँ पे वाटर फ्री ऑफ कॉस्ट है. So that is the biggest advantage of this plant. And another thing कि जब वापस से बारिश होगी, वापस से रेन होगा, तो रिजर्वायर वापस से फुल हो जाएगा, ठीक है. Okay, now second paragraph. But constructions of big dams have certain problems associated with it. ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स में, उसमें आपको ये पैराग्राफ लिखना होता है कि बड़े बड़े डैम कंस्ट्रक्ट करने से कौन सा प्रॉब्लम आ सकता है. देखो मैं आपको सिंपल वे में एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद मैं रीड करके एक्सप्लेन करूंगा. देखिए समझना. जैसे मैंने आपको पहले ड्रॉ किया था, सपोज ये रोड है, ठीक है. यहाँ पे एक हाउस है, हाउस नंबर 1. यहाँ पे सेकंड हाउस है, हाउस नंबर 2, ठीक है. और यहाँ पे जो स्लोप है ना, ऐसा है 1 to 2 है. मतलब यहाँ पे ये स्लोप है, मतलब 2 पे स्लोप ज्यादा है, 1 प्लस स्लोप कम है. 1 to 2 की ओर उसका स्लोप है, ठीक है. अब क्या कर रहे हैं हम? यहाँ पे एक बड़ा बम्प बना दे रहे हैं. इट्स अ काइंड ऑफ वॉल, एक वॉल बना देते हैं. तो जो भी बारिश का पानी गिरेगा, समझो आप, जो भी बारिश का पानी गिरेगा वो 1 to 2 की ओर फ्लो करेगा. लेकिन ये वॉल बनाने की वजह से ये बारिश का पानी कहां पे रह जाएगा? यू कैन थिंक. बारिश का पानी कहां पे स्टोर होगा? इधर स्टोर होगा, बिकॉज स्लोप जो है वो 1 to 2 की ओर है. बहुत ही सिंपल सी चीज है कि मैं वाटर के पाथ में एक वाटर सपोज 1 to 2 की ओर फ्लो हो रहा है और मैं बीच में एक बड़ा सा वॉल बना दे रहा हूं, तो क्या होगा? वो वाटर 2 की ओर नहीं जा पाएगा. मतलब यहाँ पे वाटर नहीं होगा और यहाँ पे बहुत सारा वाटर होगा. तो उसकी वजह से क्या हो सकता है? होम, जो फर्स्ट होम है, वहां पे फ्लड आ सकता है. ऐसा रियल लाइफ में होता नहीं है, लेकिन मैं आपको सिंपल एग्जांपल दे रहा था.
ओके, नाउ यू कैन कंपेयर दिस विथ अ स्टेट कि जस्ट सपोज ये गुजरात है, ये मध्य प्रदेश है, जो फर्स्ट पार्ट मैंने दिखाया है वो एमपी है। नर्मदा, आपको पता होगा नर्मदा रिवर जो है वो स्पेसिफिकली मध्य प्रदेश में से अमरकंटक में से निकलती है। ठीक है, नर्मदा का मोर देन 60% पार्ट एमपी में है। ठीक है, हमने सरदार सरोवर डैम बनाया है बॉर्डर पे, एमपी और गुजरात की बॉर्डर पे। ठीक है, सो ये जो फर्स्ट पार्ट है वो एमपी वाला है, सेकंड पार्ट है वो गुजरात वाला पार्ट है। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ पे सपोज अगर हम डैम बना रहे हैं, अगर बारिश ज्यादा होती है तो सबसे ज्यादा फ्लड का प्रॉब्लम कहाँ पे हो सकता है? एमपी वालों को सबसे ज्यादा फ्लड का प्रॉब्लम हो सकता है, बिकॉज वाटर आ रहा है एमपी टू गुजरात। समझ रहे हो? बहुत ही सिंपल सी चीज है। चलो मैं आपको एक और एग्जांपल देके एक्सप्लेन करता हूँ। इसको मिटाना बहुत डिफिकल्ट है, जस्ट सेकेंड, मैं आपको एक और एग्जांपल देके एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जांपल में यहाँ पे पाइपलाइन है, ठीक है, ये सरफेस है, यहां से वाटर फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं वॉल बना रहा हूं। ठीक है, तो वाटर कहां पे ज्यादा होगा? इनफैक्ट सारा वाटर आपको ये एरिया में देखने मिलेगा, यहां पे आपको वाटर देखने नहीं मिलेगा। ठीक है, सो एट द टाइम ऑफ रेन, रेन के वक्त क्या हो सकता है? यहां पे पानी बहुत सारा आ जाएगा। अरे रेन नहीं, मतलब इस केस में अगर पानी का फ्लो हम ऑन रख रहे हैं तो यहाँ पे पानी बहुत सारा आ जाएगा। सेम वे ये अमरकंटक है जहां से नर्मदा रिवर निकलती है, और ये पार्ट एमपी है, ये पार्ट गुजरात है। सो यहाँ पे नर्मदा का पानी बहुत ज्यादा हो जाता है। आप बोलोगे कि गुजरात में भी नर्मदा रिवर होता है, लेकिन उसका वाटर अमाउंट इतना नहीं होता है, कम होता है। हाँ, आपको पता होगा डैम में भी गेट्स आते हैं, वो गेट्स को कंट्रोल करके हम ओपन और क्लोज कर सकते हैं। वो गेट्स में से सम अमाउंट ऑफ वाटर इज रिलीज, और जो भी गुजरात में से नर्मदा होकर गुजरती है वो डायरेक्टली मिक्स्ड हो जाएगी अरब सी, इन अरेबियन सी। ठीक है, सो बाय दिस वे वी कैन से कि बाय कंस्ट्रक्टिंग द डैम, ओके, एट सम प्लेसेस देयर विल बी अ प्रॉब्लम ऑफ फ्लड। ओके, एंड अनदर थिंग कि इस एरिया में जो भी प्लांटेशन हुआ है, वेजिटेशन से, ठीक है, वेजिटेशन मतलब प्लांट, वो प्लांट के लीव्स से, ठीक है, उसके स्टेम है, उसका लीव्स है, रूट्स है, वो सारे टूट कर कहाँ पे चले जाएंगे? पानी के अंदर चले जाएंगे। फिर पानी के थ्रू, वाटर के थ्रू वो सॉइल के अंदर मिक्स्ड हो जाएंगे। ठीक है, अभी उसके लिए मैं आपको अलग तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। हमारे पास में स्क्रीन लिमिटेड है, दैट इज द प्रॉब्लम। स्क्रीन पे देखिएगा, देखो उसमें क्या होता है। सपोज ये सॉइल है, यहाँ पे वो लीफ या कुछ भी आ गया। ठीक है, अब ये वाला जो पार्ट है वो सॉइल के अंदर का पार्ट है, तो यहाँ पे इसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। सो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो इसका डीकम्पोजिशन हो जाएगा। समझ लो, इसका डीकम्पोजिशन हो जाएगा, और मेनली यहाँ पे एनएरोबिक कंडीशन होगी। एनएरोबिक कंडीशन मतलब विदाउट ए ऑक्सीजन कंडीशन। ऑक्सीजन के बिगर का जो भी कंडीशन होता है, ओके, ऑक्सीजन बिगर का जो भी कंडीशन होता है उसको एनएरोबिक कंडीशन कहते हैं। वो हम अच्छे से पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6, लाइफ प्रोसेस। देयर इज अ टू काइंड ऑफ कंडीशन, एरोबिक कंडीशन एंड एनारोबिक कंडीशन। एनएरोबिक कंडीशन इट्स अ साइंटिफिक वर्ड। एनएरोबिक का मतलब क्या होता है? वहां पर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, मतलब कोई भी रिएक्शन अगर ऑक्सीजन विदाउट ऑक्सीजन होती है सो उसको एनएरोबिक कंडीशंस कहते हैं, और जो भी रिएक्शन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है उसको एरोबिक कंडीशन के रिएक्शन कहते हैं। सो ये कंडीशन से डिकम्पोजिशन होने की वजह से मीथेन गैस प्रोड्यूस होगा। मीथेन इज अ कार्बनिक केमिकल। मीथेन इज अ कार्बनिक केमिकल which we will study in chapter number 4.
इट इज इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. सो मीथेन भी कार्बन डाइऑक्साइड जैसा ही गैस है, दैट इज अ ग्रीन हाउस गैस. सो मीथेन से क्या होगा, समझ रहे हो आप? ये मैं आपको क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जो भी ट्री है उसका लीफ सपोज टूट कर सॉइल में चला गया, तो इन एनएरोबिक कंडीशन उसका डिकम्पोजिशन होने की वजह से, रिएक्शन होने की वजह से मीथेन गैस प्रोड्यूस होगा. और मीथेन भी कार्बन डाइऑक्साइड की तरह ग्रीन हाउस गैस है. वो मैंने आपको कल एक्सप्लेन किया था लास्ट वीडियो में कि ग्रीन हाउस गैस का मतलब क्या होता है. ग्रीन हाउस गैस मीन्स कि ऐसा गैस कि जो लाइट रेस को एब्सॉर्ब्स कर लेता है, वापस जाने नहीं देता. लाइक मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, जैसे कि अर्थ सरफेस है, यहाँ पे मीथेन गैस है या CO2 गैस है, तो जो लाइट रे आएगी उसको वापस जाने नहीं देगा. मतलब यहाँ पे लाइट रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, उसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होगा. सो दिस इफेक्ट इज नोन एज ग्रीन हाउस इफेक्ट. बस ये सारा इस पैराग्राफ में दिया है. अब मैं रीड कर रहा हूँ, अब अच्छे से उसको समझिए. Now I am reading. But constructions of big dams have certain problems associated with it. The dams can be constructed only in a limited of places. ये भी सही है. Preferably in hilly terrains. Hilly terrains मतलब क्या? Suppose हम जा रहे, ये बड़ा सा कुछ बीच में आ गया. आई डोंट नो व्हाट इज इट टर्म इन हिंदी, उसको हिंदी में क्या कहते हैं, लेकिन उसको गुजराती में टेकरी कहता है. यू नो, जैसे कि हम कोई भी अनइवन रोड पे जा रहे हैं, ठीक है, तो वो अनइवन रोड में क्या होगा, फॉल आएगा और राइज आएगा. सो दिस इज अ काइंड ऑफ राइज. ओके, राइजिंग स्टोन वी कैन से. कोई भी बड़ा स्टोन आ गया, दैट इज नोन एज हिली टेरेन्स. सो वहां पे डैम कंस्ट्रक्ट करना इजी हो जाता है. ठीक है, डैम का कुछ पर्टिकुलर हाइट होता है. अगर यहाँ पे पहले से ही एक हिली टेरेन्स है, एक बड़ा सा स्टोन है, ठीक है, तो वहां पे डैम कंस्ट्रक्ट करना इजी हो जाता है. पहाड़, इट्स अ काइंड ऑफ पहाड़. टेरेन्स मतलब एक प्रकार का पहाड़. ठीक है. लार्ज एरियाज ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड एंड ह्यूमन हैबिटेशंस आर टू बी सैक्रिफाइस्ड एज दे गेट सबमर्ज्ड. ह्यूमन हैबिटेशंस मतलब जो भी ह्यूमन बींग्स कोई दूसरे एरिया में से यहाँ पे आए हैं, जैसे कि महाराष्ट्र से MP आए हैं, सपोज सम ह्यूमन बींग्स, सो उनको फ्लड का प्रॉब्लम हो सकता है ड्यू टू दिस डैम. लार्ज इकोसिस्टम मीन्स अवर इन्वायरमेंट्स इन सिंपल लैंग्वेज आर डिस्ट्रॉयड व्हेन सबमर्ज्ड मतलब मिक्स होना, अंडर द वाटर इन डैम्स. द वेजिटेशन विच इज सबमर्ज्ड rots under in anaerobic condition. ठीक है, the vegetation which is rots under anaerobic conditions. Just a second. The meaning of rots means सड़ना. ठीक है, rots means सड़ना. हिंदी में उसको सड़ना कहते हैं. जैसे कि आम है तो 2-3 दिन के बाद में वो सड़ जाएंगे, सो दैट वो रोटन. ओके, वो रोटन हो गए. रोट मीन्स सड़ना. ओके, ठीक है, पता होगा आपको, लेकिन दैट इज माय ड्यूटी कि मैं आपको एक्सप्लेन करूं. गिव राइज टू लार्ज अमाउंट्स ऑफ मीथेन विच इज ऑल्सो ए ग्रीन हाउस गैस. इट क्रिएट्स द प्रॉब्लम्स ऑफ सेटिस्फैक्टरी रिहेबिटेशंस ऑफ डिस्प्लेस्ड पीपल. वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि दूसरी जगह से वो आए हैं, सपोज राजस्थान से MP आए, तो उनको फ्लड का प्रॉब्लम हो सकता है. ऑपोजिशन ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेहरी डैम ऑन द रिवर गंगा पे टेहरी डैम है, और सरदार सरोवर डैम प्रोजेक्ट ऑन द रिवर नर्मदा आर ड्यू टू सच प्रॉब्लम्स. मतलब इसका अपोज बहुत हुआ है.
सरदार सरोवर डैम का तो अपोज बहुत हुआ, यू डोंट नो अबाउट इट, बट आई नो कि सरदार सरोवर डैम में जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है उसका मोर देन 70% पार्ट एमपी को हम देते हैं, एमपी को सप्लाई करते हैं हम, बिकॉज सबसे ज्यादा प्रॉब्लम डैम की वजह से एमपी वालों को आता है। इसके लिए मोर देन 70% पार्ट वी हैव टू प्रोवाइड टू एमपी। ठीक है चार्ज लेंगे, लेकिन फिर भी हमने प्रोडक्शन तो हमने ही किया है ना। गुजरात में इलेक्ट्रिसिटी, गुजरात का इलेक्ट्रिफिकेशन बहुत ही अच्छा है एज वी कंपेयर विथ अदर स्टेट। गुजरात में बहुत सारे पावर प्लांट्स है, गुजरात बहुत ही इलेक्ट्रिफाइड एरिया है। आप देखना कि आप दूसरे कोई स्टेट में जाओगे ना, फ्रिक्वेंटली वहां पे लाइट कभी भी ऑफ हो सकता है, कभी भी शट डाउन आ सकता है, कभी भी लाइट ऑफ हो जाएगा। आई नो दिस बिकॉज हम कभी भी हमारे गांव राजस्थान जाते हैं तो वहां पे डेली वो प्रॉब्लम ही है, मतलब उनका कुछ फिक्स टाइम होता है कि ये टाइम से ये टाइम के बीच में लाइट जाने ही वाला है, बिकॉज द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कम इलेक्ट्रिफाइड एरिया होने की वजह से ऐसा होता है। लेकिन गुजरात में वो प्रॉब्लम कभी नहीं होता है। ठीक है, अभी तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हो रहा है सब जगह इलेक्ट्रिफाइड हो रही है। ठीक है, चलिए नाउ आई एम डिस्कसिंग नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इम्प्रूवमेंट इन द टेक्नोलॉजी फॉर यूजिंग कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। जैसे कि कन्वेंशनल सोर्सेज की तरह सपोज हम वुड का यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो हाइड्रो पावर प्लांट के हो गया आपको। हाइड्रो पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होता है वो पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन किया। एंड अनदर थिंग कि डैम बनाने से कौन सा प्रॉब्लम हो सकता है वो भी हमने डिस्कस किया। ठीक है, एंड अनदर थिंग मैं आपको बताना चाहूंगा कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में ठीक है वाटर फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन उसका इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है बिकॉज लार्ज एरिया रिक्वायर्ड होता है। और स्पेसिफिकली इसी जगह पर हमको डैम प्रोजेक्ट, ये जो पावर प्लांट का प्रोजेक्ट लगाना होता है कि जहाँ पर रिवर का पानी इजीली अवेलेबल हो और जहाँ पर हम डैम को कंस्ट्रक्ट कर सकें। सरदार सरोवर डैम वाला एरिया जो हिली एरिया है, वहाँ पे आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक आई एम नॉट गेटिंग इट्स एग्जैक्ट वर्ड, लेकिन वहाँ पे कोई हिली टेरेंस भी है, उसका पूरा सीरीज है। जैसे कि हिमालय है ना, वहाँ पे दूसरा ऐसा कुछ सीरीज है, वो एमपी, गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे पूरा आया है। आई एम नॉट गेटिंग इट्स वर्ड, आई थिंक अरवली, बट आई डोंट नो, लेकिन वहाँ पे कुछ उसका सीरीज है, हिली टेरेंस का सीरीज है। जैसे कि हिमालय है ना, वहाँ पे ऐसा कुछ सीरीज है, सो डैम कंस्ट्रक्ट करना ईजी हो जाता है। और बहुत बड़ा डैम है, गुजरात का सबसे बड़ा डैम है सरदार सरोवर डैम। उसका हाइट मोस्ट प्रोबेबली 210 मीटर से 220 मीटर तक का हाइट है। ठीक है, ओके, नाउ द टॉपिक 14.2.4, उसमें क्या है कि कन्वेंशनल सोर्सेज, लेट्स से वुड, तो वुड में हम क्या चेंज कर सकते हैं जैसे कि उसका एफिशिएंसी इंक्रीज हो। अब एफिशिएंसी का मतलब क्या है? एफिशिएंसी मतलब हम कितना उसको इनपुट दे रहे हैं, उसके सामने वो हमको कितना आउटपुट निकाल के दे रहा है। लेट्स से अगर हम बात करें, जैसे कि सपोज स्क्रीन पे देखिएगा, सपोज ये एक व्हीकल है, वो 1 लीटर पेट्रोल में 60 मीटर ट्रैवल कर रहा है, और ये दूसरा व्हीकल है वो 1 लीटर पेट्रोल में 30 मीटर ट्रैवल कर रहा है। सो किसका एफिशिएंसी ज्यादा होगा? फर्स्ट व्हीकल का, बिकॉज वो सेम अमाउंट ऑफ इनपुट में ज्यादा हमको आउटपुट दे रहा है। सो अगर मिनिमम इनपुट में ज्यादा आउटपुट मिलता है मतलब उसका एफिशिएंसी ज्यादा होता है। सो हम टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट करके उसका एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। देखते अब कैसे होगा। वुड में भी कुछ किया है, अब मैं आपको रीड करके एक्सप्लेन करता हूं। द नेम फर्स्ट इज बायोमास। बायोमास का सिंपल मतलब क्या होता है कि बायोमास इज अ काइंड ऑफ फॉसिल फ्यूल। ठीक है, बायोमास एक तरह से फॉसिल फ्यूल ही है, लेकिन उसको बर्न करने से ना हमको एनर्जी बहुत ही ज्यादा मिलती है। ठीक है, और बेसिकली बायोमास जो है वो बायोटिक कंपोनेंट से बना हुआ होता है। बायोटिक कंपोनेंट्स मतलब बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स। बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स मतलब
लिविंग ऑर्गेनिजम्स में से प्रोड्यूस हुआ है। जैसे कि वुड, तो वुड हमको कहां से मिलता है? प्लांट में से। प्लांट इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ओके फाइन। नाउ we mentioned earlier that wood has been used as a fuel for a long time. Okay, वो हमने पहले आई थिंक थर्ड पेज में आता है वो। इफ वी कैन एंश्योर दैट इनफ ट्रीज आर प्लांटेड, अगर इनफ ट्रीज है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ फायरवुड कैन बी एश्योर्ड, तो कोई दिक्कत नहीं है अगर इनफ ट्रीज प्लांटेड है तो। लेकिन अगर इनफ ट्रीज नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाएगा। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हमको वुड का जो सोर्स है वो नहीं मिलेगा। आगे, यू मस्ट ऑल्सो बी फैमिलियर विथ द यूज ऑफ काउ डंग केक्स। काउ डंग मतलब आई थिंक पता होगा सबको, काउ का एक्सक्रेशन मटेरियल। एक्सक्रेशन मटेरियल मतलब उसका गोबर, ठीक है। काउडंग केक्स ऑफ द फ्यूल, उसका भी यूज होता है। एक वुड आ गया और एक काउडंग केक आ गया। गिवन द लार्ज लाइवस्टॉक पॉपुलेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइवस्टॉक पॉपुलेशन? लाइवस्टॉक मतलब एनिमल, काउ, बफेलो, ओके, उसका पॉपुलेशन in India. This can also assure as a steady source of fuel, ठीक है, since these fuels are plant and animal products. चलो समझिए, अब वुड जो है वो ट्री में से मिलता है, सो वो प्लांट सोर्स हो गया। काउडंग जो है वो हमको मिलता है फ्रॉम काउ, ठीक है, काउ का वेस्ट मटेरियल। अरे यार, वेस्ट मटेरियल मतलब उसका गोबर, तो वो हमको एनिमल के थ्रू मिलता है, तो वो एनिमल प्रोडक्ट हो गया। अब अपने इंडिया में ट्रीज जो है उसका प्लांटेशन खत्म हो रहा है, लेकिन लाइवस्टॉक पॉपुलेशन अच्छा है, सो हमको काउडंग का सोर्स अच्छे से मिल सकता है। काउडंग कैसे बनता है? जैसे कि काऊ का गोबर हमको मिल गया लेट से, तो जो गोबर होता है उसको अच्छे से एक शेप दिया जाता है, और वो शेप बनाने के बाद में उसको एक वॉल के साथ में चिपका दिया जाता है। ओके, इट विल गेट स्टिक्ड टू द वॉल, और वो चिपकाने के बाद में कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद, वो जो स्टिक्ड मटेरियल है वो सूख जाता है, इट विल गेट ड्राइड अप, दैट इज नोन एज काउडंग। एंड काउडंग इज ऑल्सो यूज्ड इन होली, होली में भी उसका यूज होता है, ठीक है। चलिए आगे, द सोर्स ऑफ दिस फ्यूल इज said to be a biomass, ठीक है। These fuels however do not produce much heat on the burning and a lot of smoke is given out when they burnt, ठीक है, बायोमास से फिर भी इनमें से इतना भी ज्यादा एनर्जी नहीं मिलता है जिससे ज्यादा उसका स्मोक निकलता है, उसका धुआं। हम वुड को, आपको मैं सिंपल सा एग्जांपल दूंगा कि आप घर में जो गैस है उसको, घर का गैस है उसको आप जलाइए, जस्ट लाइट योर गैस, उसमें से धुआं नहीं निकलेगा, बिकॉज दैट इज कंप्लीट कंबशन। ये मैंने आपको आई थिंक एक्सप्लेन किया था। लेकिन वुड जो होगा उसको अगर हम जलाएंगे तो उसमें से क्या निकलेगा? धुआं निकलेगा। सो वुड का कंबशन इनकम्प्लीट होता है, सो उसकी वजह से उसमें से स्मोक निकलता है, ठीक है। Okay, I want to tell you one thing. Please give the feedback about the language, because some students मुझे बोल रहे थे कि please use हिंदी लैंग्वेज मोर, ठीक है। इसके लिए मैं हिंदी लैंग्वेज का ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ। अल्टीमेटली मेरा एम वही है कि आपको समझ में आए, ठीक है। जो भी साइंटिफिकल वर्ड है उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ओके। दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग मोर हिंदी रादर देन इंग्लिश, ठीक है।
अल्टीमेटली समझना वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर वो कोई भी लैंग्वेज आप समझो। ठीक है, आपको साइंटिफिक वर्ड टर्मिनोलॉजी पता होना चाहिए, लेकिन स्मोक का मतलब, स्मोक वो साइंटिफिक टर्म है। ठीक है, सो प्लीज़ गिव फीडबैक अकॉर्डिंगली। आई विल एडजस्ट माई सेल्फ कि कौन सा लैंग्वेज मुझे यूज़ करना है। ये प्रॉब्लम होता है ये इंग्लिश मीडियम में, स्पेसिफिकली इन गुजरात वी आर हैविंग 3 लैंग्वेज। our mother tongue that most probably is Gujarati, and our national language that is Hindi, and international language, your school language basically, that is English. So you have to tell me your feedback, accordingly I will adjust. लेकिन आई थिंक अल्टीमेट एम वही है कि आपको समझ में आए, इसके लिए अब मैं ज़्यादा हिंदी का यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, नाउ अब देखिए लास्ट से 6th लाइन, therefore लास्ट में, therefore technological inputs to improve the efficiency of these fuels are necessary. Means what? Earlier more smokes are existed, ज्यादा स्मोक निकल रहा था और हीट एनर्जी कम निकल रही थी। ठीक है, तो हमको उसमें टेक्नोलॉजिकल इनपुट देकर उसका एफिशिएंसी इंप्रूव करना होगा। इसके लिए वुड में से बनाया गया एक और सब्सटेंस, व्हेन नाउ आई एम रीडिंग, व्हेन वुड इज बर्न्ट इन अ लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, वाटर एंड वॉलेटाइल मटेरियल्स प्रेजेंट इन इट गेट रिमूव्ड एंड चारकोल इज लेफ्ट। देखो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। वुड को बर्न किया जाता है अंडर द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, लिमिटेड ऑक्सीजन, लिमिटेड मीन्स सफिशियंट, बेसिकली सफिशियंट ऑक्सीजन। वॉट सो उसकी वजह से क्या होता है, यहां पे कॉमा है, उसके बाद में सेंटेंस चेंज हो रहा है। तो क्या होता है, उसकी वजह से वाटर है उसका वेपराइजेशन हो जाएगा, और उसके अंदर बहुत सारे वॉलेटाइल मटेरियल्स होते हैं। वॉलेटाइल मटेरियल्स मतलब वेपराइज्ड मटेरियल, जिसका वेपर बन सके, जिसका वेपर बन सकता है, उसको वॉलेटाइल मटेरियल्स कहते हैं। जैसे कि हम बात करें कि वुड के अंदर, ठीक है, वाटर तो होता ही है, सपोज और भी कोई लिक्विड है, कोई ऑयली सब्सटेंस है, तो अगर हम उसको हीटिंग देंगे तो उसका वेपर बन के वो एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। सो उसका कंप्लीट बर्निंग होने के बाद में जो ब्लैक कलर का सब्सटेंस रहता है उसको मोर स्पेसिफिकली चारकोल कहते हैं। ओके, विच इज लेफ्ट बिहाइंड एज अ रेसिड्यू। रेसिड्यू मीन्स रिमेनिंग सब्सटेंस। चारकोल बर्न्स विदाउट फ्लेम्स। ये फर्क है वुड और चारकोल में। वुड जो है वो हीटिंग कम देता था, ज्यादा स्मोक प्रोड्यूस करता था। चारकोल को अगर हम बर्न करेंगे तो उसमें से फ्लेम्स प्रोड्यूस होगा, धुआं नहीं निकलेगा। जैसे कि आपको गैस, जो घर में जो गैस आता है उसको लाइट अप करने से जो फ्लेम्स निकलता है, वैसे ही फ्लेम चारकोल में से निकलेगी। ठीक है, इज कंपेरेटिवली स्मोकलेस। चारकोल जो है वो स्मोकलेस होगा, विदाउट स्मोक होगा, एंड हैज अ हायर हीट जनरेशन एफिशिएंसी। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि चारकोल में से स्मोक कम निकलेगा, मतलब वो हीट ज्यादा देगा। ठीक है, नाउ इन लास्ट पैराग्राफ, similarly cow dung, various plant materials like the residue after harvesting the crops। मतलब क्रॉप्स मतलब पता होगा आई थिंक सबको। ठीक है, क्रॉप्स मतलब जो भी खेत में, ठीक है, जो भी ग्रो किया जाता है उसको हार्वेस्ट करने के बाद में, हार्वेस्ट मतलब उसको काटना, उसको काटने के बाद में, ठीक है, उसका कटिंग करना है यार, बेसिकली कटिंग करना। कटिंग करने के बाद में जो भी हमको मटेरियल मिलता है, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, उसकी डाली मिलेगी, उसका रूट्स मिलेगा। ठीक है, वो रूट्स को देखिए, आपको जो भी वर्ड ना समझ में आए वो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ठीक है, ऐसा होगा तो एक वीडियो में सिर्फ डाउट डिस्कशन ले लेंगे, आपके जो क्वेश्चंस होंगे उसके आंसर देंगे हम सिर्फ। ऐसा होगा तो एक वीडियो ऐसा बनाएंगे, ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में इसका डाउट डिस्कशन वीडियो बना देंगे हम। ठीक है, उसमें आप सभी के डाउट्स कंसिडर किए जाएंगे। ठीक है, सो प्लीज गिव फीडबैक। ओके, नाउ आई एम
रीडिंग वेजिटेबल वेस्ट एंड सुएज। सुएज का मतलब क्या होता है? एक्सक्रिएशन मटेरियल ऑफ ह्यूमन बीइंग। एक्सक्रिएशन मटेरियल मतलब वेस्ट मटेरियल, ठीक है। ह्यूमन का यूरिन है, ठीक है, यूरिन मटेरियल है, उसको सुएज बोलते हैं, उसको सुएज कहते हैं। आर डीकम्पोज्ड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टू गिव बायोगैस। उसमें कैसा होता है देखो, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, स्क्रीन पे देखिएगा। उसमें एक गड्ढा बनाया जाता है लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पे काउडंग, वेजिटेशन मटेरियल सबको यहाँ पे इंसर्ट किया जाता है, उसको मिट्टी से कवर किया जाता है। इट विल गेट कवर्ड विथ soil, okay. So then after this part doesn't have oxygen, so what will happen again? an aerobic condition, इसका डिकम्पोजिशन होगा। डिकम्पोजिशन होने के बाद में इसमें से बायोगैस प्रोड्यूस होगा। ये वाला मीथेन गैस नहीं होगा, सॉरी, इसमें से भी मीथेन गैस प्रोड्यूस होगा, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। वो ग्रीन हाउस गैस है, मतलब उसका हमको प्रोटेक्शन तो करना होगा, ठीक है। अरे वो अगले वीडियो में देखेंगे। इतना है कि इसमें से जो भी गैस प्रोड्यूस होगा मीथेन गैस, वो एटमॉस्फेयर के लिए अच्छा नहीं है। बट जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इज हाउ दिस प्रोसेस इज वर्क्स, हाउ दिस प्रोसेस वर्क्स, कैसे वर्क करता है। अंडर द एनारोबिक कंडीशन बायोगैस प्रोड्यूस होता है। अब इस मटेरियल में मेनली काउडंग है, okay, that's why it is popularly known as गोबर गैस, okay। अब उसका फिगर दिया गया है, वो नेक्स्ट पेज में, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। कोई भी डाउट हो प्लीज़ आस्क मी, ठीक है। एज आई टोल्ड यू कि अगर ज़्यादा डाउट होंगे तो हम क्या करेंगे, उसका एक डाउट डिस्कशन वीडियो बना लेंगे चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में, ओके। थैंक यू वेरी मच।